हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में जो क्लास 10th का हाफ ईयरली पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इस पेपर का, इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आसानी से आप आगामी परीक्षा जो यूपी बोर्ड वाली है उसमें अगर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस ही करने वाले हैं, जो कि हमारा पेपर है हाफ ईयरली। ठीक है, तो नए छात्र जो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको जो है चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहे हैं सॉल्व, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो जो भी चैप्टर से बनते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अपना चैनल समझ के, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गंवाए अपना पेपर का एनालिसिस करते हैं शुरू। तो आप सभी समझदार हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। हमारे पास ये पेपर है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है ऑब्जेक्ट मार्क 20 होते हैं इसको हमने करवाया सॉल्व। जो भी छात्र छात्रा नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आसानी से जाके आप देख सकते हो। वहां पे हमने पेपर भी बाद में दिया है जो हम आज की वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। उनको क्वेश्चनों को बाद में हमने दिखाया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है, इसी को हम एनालिसिस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो हमने 20 किए। तो आज की वीडियो हम पहला जो खंड क है, खंड बा का जो है क ख ग यानी जो पहले के हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो बने वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम 2023 पेपर एनालिसिस है, जो कि हमारा चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। पहले यूट्यूब मतलब इसी चैनल का नाम था क्या, स्टडी यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से था, वो चेंज करके हमने ये किया है। जो भी सर्च करना चाहते हैं छात्र छात्राएं नए, वो इस चैनल के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आपको पीले कलर का लोगो मिलेगा। उसको ओपन करोगे तो आप आसानी से वहां से देख सकते हो। ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आपको इस पेपर के एनालिसिस से आपको 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य मिलने वाले हैं। मेरा आपसे ये वादा है कि 4 या 5 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पे खंड व है, इसमें क मतलब पहले का क ख ग और हम ड और छ यानी 6 सवालों को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो हमें सवाल दिया है पहले का कह रहा है कि -6, -7 और -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें क्या करना है, सिंपली इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले का क है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है कि a की निर्देशांक मान लेना है कितना, -6, -7 मान लेना है। ओके, तथा b मान लेना है इसको, इसके निर्देशांक मान लेना है -1, -5 मान लेना। ठीक है, -1, -5 बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं। इसका नाम दे देंगे a, इसका नाम दे देंगे b। ठीक है, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी निकालनी है। इसके निर्देशांक a के हैं हमारे पास दिए -6, -7 दिया, और b के दिए कितने, -1, कितना दिया, -1 कितना दिया, -1, दिया है -5। यही हमें निर्देशांक दिए। ठीक, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो दूरी वाला यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है हमारा अंडर रूट में क्या होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दूरी वाला फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। तो हम ये x1 की जगह -6 रखेंगे और y1 की जगह -7 रखेंगे। ऐसे ही x2 की जगह रखेंगे -1
और बाई 2 की जगह रखेंगे माइनस का 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख देते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर लगाएंगे, यानी यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 कितना है, x2 है माइनस का 1, तो बड़ा कोष्टक का यूज करेंगे -1, और माइनस होता है फॉर्मूले में, और b की मतलब क्या x1 की जगह क्या है, x1 की जगह माइनस का 6, तो कोष्टक माइनस का 6 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो बाई 2 माइनस y1 होता है। ठीक है, बाई 2 कितना है, बाई 2 है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस लगा हुआ आता है सूत्र में। ठीक है, और माइनस क्या है, बाई यहां से देखा जाए तो बाई 1 कितना, बाई 1 है माइनस का 7, तो माइनस 7 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर यहां ठीक, यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर प्लस का 6 में से 1 जाएगा, माइनस का तो कितना बचेगा, प्लस का 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, क्या 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का लगा लेंगे। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस के 7 में से माइनस का 5 जाएगा, तो प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 का स्क्वायर कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, प्लस 2 का वर्ग कितना था, 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 29 होता है, तो जो 29 होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए सिंपली क्या करेंगे, अंडर रूट में 29 ही रखेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इकाई। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है, पहले का ख कह रहा है कि x² + 6x + 5 = 0 को हल करो। क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो यहां पे खा को हल कर लेंगे, पहले का ख, तो सिंपली इसको लिख लेंगे, समीकरण दिया है, इसको x² दिया है, प्लस का कितना दिया है 6x दिया, प्लस का कितना 5 दिया, बराबर का 0। हमें इसको हल करना है, कहने का मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसके हमें क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड कर लेने, क्या गुणनखंड कर लेने। तो बने रहना है वीडियो शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है, इस 5 के हम ऐसे 2 गुणनखंड कर लेंगे कि गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त हो, क्या गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त हो, और जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होना चाहिए। तो 5 गुणा 1 ही करेंगे, क्या 5 गुणा 1 करेंगे, 5 1 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा, क्या 6 बन जाएगा। इसे करना है 6, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 5 आना चाहिए। तो 5 1 5, गुणा करने पर 5 आ रहा है, और जोड़ने पर हमारा 6 आ रहा है, तो ये वाला ही पहला ही जोड़ा, यानी 5 का गुणनखंड यही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे x² प्लस का क्या 5x प्लस का 1x, यानी x प्लस का क्या 5 बराबर का 0, कितना 5 बराबर का 0। आगे सॉल्व करेंगे, 2 पद यानी 3 पद थे यहाँ पे, क्या थे 3 पद, अब यहाँ पे 4 पद बनेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, जोड़े से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर आपको डीपली अच्छे से समझना है तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको गुणनखंड टॉपिक वाइज वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आपको गुणनखंड वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहां से मैंने जितने सरल से सरल गुणनखंड यानी ऐसे बनते इनको हमने सॉल्व किया है, तो वहां से अपना प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हो, वहां से अच्छे समझ सकते हो। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से x को मान लिया, तो क्या बचेगा, x से x में भाग जाएगा, भाग करने पर घात घट जाती है, 2 घात है 1 कम हो जाएगी, तो x ही बचेगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे, x का भाग 5x में देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आता, वहां से हम कॉमन ले लेते 1, यानी 1 से तो सभी कट जाएगा, तो इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। तो हम अब देखते हैं चिन्ह के साथ, जो हमारे पास यहाँ चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ ध्यान रखना, उसी चिन्ह के साथ कॉमन लेते हैं, तो उसी चिन्ह यानी प्लस के साथ 1 कॉमन लेंगे। प्लस और प्लस प्लस होता है, 1 का भाग x में देंगे, x बार जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 1 5 यानी 5 आ जाएगा, बराबर का 0, क्या बराबर का 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर का क्या 0 आ जाए। ठीक,
आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। यहां से कर रहे हैं सॉल्व, तो एक क्वेश्चन सिंपली क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारा x प्लस का 5 आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा क्या, x प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। हल ही करना है सिंपली। अगर शून्यांक की बात कर रहा होता तो हमें शून्यांक निकाल लेते जीरो लगा करके, ठीक है, क्या जीरो लगा करके हम शून्यांक की बात कर रहे हैं, शून्यांक भी निकाल लेंगे, यहां तक भी आंसर हो जाएगा। शून्यांक की बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस 5 बराबर का 0, तो पक्षांतर करें प्लस की संख्या उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, x बराबर 5 माइनस का 1 आ गया, ठीक है। दूसरा मान निकालेंगे तो x प्लस का 1 बराबर का 0 करेंगे, ठीक, और x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसके दो हल हो गए, दो हमने शून्यांक भी निकाल ले। तो यहां तक करोगे तब भी आंसर ठीक है, यहां तक करोगे तब भी आंसर ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हो जो भी छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है। क्योंकि हम आपकी आगामी परीक्षा आ रही है उससे पहले जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उतने क्वेश्चनों को हम कराएंगे, यहाँ पे चैप्टर वाइज भी सोल्व और प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे करवाएंगे। तो बने रहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक प्यार व सपोर्ट बनाए रखना है। तो बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए तो आपको यहां से मैक्सिमम अंक मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहा हूं कि आप खुद मेहनत करोगे और इस चैनल के माध्यम से भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है। मेन बात यह है कि आप स्वयं यहां से सॉल्व करने के बाद आप स्वयं क्वेश्चनों को सॉल्व किया करें, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व करते हैं, तो आप अब इसको उतार लीजिए, यानी रोक करके अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अब तक की सवाल जो है हमने पहले का क कर लिया, ख कर लिया, अब करेंगे ग। क्या करेंगे, ग वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग में क्या कह रहा है, पहले के में ग में कह रहा है कि हमें एक समांतर श्रेणी दे रखा है, यानी एपी दे रखा है, कितना 2 दिया है, कोमा 7 दिया, कोमा 12 दिया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारी समांतर श्रेणी चलती गई, ठीक। और हमें 10वां पद ज्ञात करना है, कहने का मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, A10, यानी A10 हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है A10, ठीक। और यहाँ समांतर श्रेणी में क्या होता है, हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है सिंपली। कौन सा वाला, AN वाला, यानी nवां पद वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है A प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगा लेना है। मेन बात यह है कि आपको फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देना है। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक छात्र छात्रा एग्जाम जाने से पहले जरूर याद करना, ठीक है, जरूर याद करना। मैंने जो है चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला था 8वां, उसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए, तो वो जाके नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखना। आपको इसी वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, अभी कह रहा हूं आपसे, ठीक है। यहां से देखा जाए तो हम यहां से प्रथम पद, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है, यहाँ प्रथम पद ये है श्रेणी का, ठीक है। सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है, तो 7 माइनस का 2 करेंगे, तो 7 में से 2 जाएगा 5, यानी हमारे पास आ गया कितना, सारवंतर 5 आ गया। तो यहां तक कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रथम पद पता है, सारवंतर पता है और A10 निकालना है। तो हमें A पता है, D पता है नहीं सारवंतर, N हमें पता है कि 10 है, ठीक है, 10 पदों तक का निकालना है, ठीक है, 10वां पद, ओके। तो यहां फॉर्मूला A10 लगाएंगे, A10 निकालेंगे, क्या A10, ठीक, A10 लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, आगे सॉल्व कर लेना है।
तो a की जगह प्रथम पद कितना है 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस का n कितना है, n है 10 माइनस 1, d कितना निकाला 5, गुणेगा 5 करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 2 तो है ही है इस तरफ, 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 गुणे का कितना 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 2 प्लस 45 यानी 8n बराबर कितना है, 8n बराबर 45 और 2 47 यानी 47 आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छी समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी से आपको 1 या 2 सवाल जरूर मिल जाएंगे, तो आपको उसका भी रिवीजन करना है। तो इसी चैनल पर आपको वो भी टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग सॉल्व कर लिया, अब घ वाला भी सॉल्व करना है। क्या घ वाला भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे घ, तो सॉरी घ वाले को सॉल्व करेंगे। तो घ में हमारा सवाल कौन सा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो घ वाले में सवाल है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर का 0, माइनस का 1 बराबर का 0। हमें निकालना है क्या, मूलों की प्रकृति निकालना है। क्या मूलों की प्रकृति निकालना है, तो हम यहां से मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी तुलना जो है किससे करनी होगी, इसकी तुलना हमें सबसे पहले हमारा जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी होगी। उसके बाद मूलों की प्रकृति के लिए, अगर मूलों की प्रकृति के लिए जैसे कि मान लो विविक्त कर d बराबर, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला सिंपली फॉर्मूला होता है, यही यहाँ पे लगाना है। लेकिन मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, अगर आपका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इसका मान डी का मान यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक। क्या होगी, वास्तविक और क्या होगी, भिन्न। वास्तविक भिन्न होगी, यानी भिन्न या असमान कहें, भिन्न या असमान कहें इतनी ऐसी स्थिति आने पर। ठीक है, अगर आपकी क्या मूलों की प्रकृति हो जाती है क्या, यहां अगर ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, क्या 0 के बराबर होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। क्या वास्तविक और समान होगा। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति। लास्ट पॉइंट रह जाता है इसमें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है यहां पे बड़ा दिखा दिया, अब इसका मान जो है छोटा होगा 0 से। क्या छोटा होगा 0 से, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी काल्पनिक। क्या होगी, काल्पनिक प्रकृति होगी। क्या मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान में रखना है और याद भी कर लेना है। ये आपके लिए पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर इनको याद नहीं रखोगे तो आप मूलों की प्रकृति आसानी से नहीं बता सकते हो। इसलिए प्रत्येक छात्र व छात्राओं को ये विशेषकर ध्यान देना है कि इसकी प्रकृति को, मतलब ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करेंगे, अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह देखा जाए तो 3 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, बात करें क्या बी की बात करेंगे, तो x की जगह x है, b की जगह देखेंगे तो कितना है, माइनस का 2 है, तो b की जगह माइनस का 2 हो गया। ठीक है, c की बात करें तो c की जगह c है और c की जगह माइनस का 1 है, तो क्या c की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला विविक्त कर वाले ही लगाने वाले हैं। क्या विविक्त कर वाला ही लगाने वाले हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो है यहाँ यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो विविक्त कर वाला, तो बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे, बी माइनस 2 है, तो माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान कितना है, 3 है, 3 रखेंगे, सी का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख लेंगे। ठीक है, अगर माइनस की संख्या, ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा कि अगर आपकी संख्या माइनस की कोष्ठक के अंदर है, अगर घात है आपकी सम, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा।
और अगर आपकी संख्या है अंदर ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या घात है विषम, तो उसका सदैव ही आंसर माइनस में आएगा यानी नेगेटिव आएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। तो -2 का वर्ग करेंगे, सम संख्या है घात, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो प्लस की संख्या आने वाली है माइनस, और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 और 4 कितना होता है, 16। 12 और 4 कितना, 16 है, जो कि यहां क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है तो क्या होगा, इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक भिन्न होगी। क्या होगी, वास्तविक और असमान कहें चाहे भिन्न कहें, बात एक ही होने वाली है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, मूलों की प्रकृति की बात ही कर रहा था, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति होगी आपकी जो है कैसी, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक भिन्न, ठीक है। तो मुझे आशा ये भी आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट, ठीक है। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें कि वीडियो का मतलब कैसी लगी वीडियो आपको, उसके लिए फीडबैक जरूरी है देना, ठीक है। और आप आगे भी बताएं कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाएं, तो आप वैसे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। सब कुछ आपके लिए तो है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप सभी छात्र व छात्राओं का फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए गुण दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर करें। आप सब समझदार हैं, समझदार इसलिए हैं क्योंकि आप जो है अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे, अपना चैनल समझेंगे, तो अपना चैनल समझ करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपका ऐसे ही निरंतर हमारा प्रयास और आपका प्रयास ऐसे ही निरंतर बना रहा तो आपके परीक्षा में मैक्सिमम अंक तय है, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करना है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है साइड हो जाते, अब वीडियो को पोस्ट कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या का पहले का च है। इससे पहले हमने 5 सवालों को सॉल्व किया। अब हम पहले के च को, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। इस प्रकार का संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सवाल का पैटर्न वही रहता है, सेम वही रहता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है, बात एक ही होती है, कह रहा हो तो एक ही होती है। तो हमें बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र व छात्राओं को। तो यहां इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां उल्टा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों लिख रहे हैं, जब परिमेय संख्या हुई तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो सिंपली क्या लिखेंगे, √3 बराबर का P/Q लिखे, चाहे A/B लिखे, बात एक ही रहेगी। तो हम यहाँ पे P/Q लिख रहे हैं, क्या P/Q लिख रहे हैं, ठीक है। और जब P/Q है तो यहाँ पे P और Q क्या है, यहाँ पे क्या है, यहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात Q इज नॉट 0। Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगर यहां पे Q का मान जो 0 के बराबर हो जाता है तो यहां पे क्या इसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा क्या यहां देखेंगे तो हमारा अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए
क्यू अगर 0 रख देते हैं तो क्यू का मान 0 रखने से हमारा ये परिभाषित हो जाएगा, तो परिमेय संख्या कहाँ रही। इसलिए क्या लिखा है हमने, इसलिए लिखा है हमने कि क्यू इज नॉट 0 लिखा है। और सहभाज्य संख्याएं की ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, है ना, तो सहभाज्य संख्या होती हैं, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अगर इसको डिटेल में समझना है तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारी संख्याओं को कवर करेंगे। क्या करेंगे, सब संख्याओं को कवर करेंगे, जैसे संख्या के प्रकार के कवर करेंगे। तो आप जल्दी ही बताना हम इस प्रकार की वीडियो लेके आए तो जरूर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या हमने ले लिया, क्या अंडर रूट का 3 बराबर पी बटे क्यू, क्योंकि हमने माना है इसको अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या माना है, तो हमने ये ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या दोनों ओर का वर्ग करेंगे। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ सिंपली क्या होगा, यहाँ पे वर्ग करने पर क्या होगा, अंडर रूट का 3 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, बराबर का क्या p बटे क्यू का होल वर्ग कर लेंगे, ठीक है। जब अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर अंडर रूट में संख्या है उसका वर्ग करते हैं तो जो संख्या अंदर रूट के होती है वही संख्या आ जाती है, क्या वही संख्या आ जाती है। तो विशेष ध्यान रखना है। तो अंडर रूट के 3 क्या संख्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। बराबर का क्या आ जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आप सभी छात्र व छात्राओं को। तो यहां से कैंची का गुणा कर लेंगे तो हम यहां से सिंपली क्या करेंगे, p स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, a का गुणा अगर p स्क्वायर में कर दिया जाए तो p स्क्वायर ही आएगा। अगर 3 का गुणा कर दिया जाए इसमें q स्क्वायर में तो 3q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 3q स्क्वायर आ गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी सभी छात्र व छात्राओं को। तो हम इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ है हमारा क्या, यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे p तथा q पूर्णांक हैं, और क्या और लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके सामने इसका कारण लिख लेते हैं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है p संख्या क्या, p संख्या यानी p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित है, जब p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, 3 भी p से p भी 3 से विभाजित होगा, ये हमारा कथन कह रहा है, ठीक है। कैसे विभाजित होगा p, अगर हम यहां से q निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहां से हम एक बार समझा देते हैं। जैसे कि p स्क्वायर 3 से विभाजित क्यों होगा, अगर यहां से हम निकालते क्या, q स्क्वायर निकालते, सिंपली q स्क्वायर निकालते तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो p स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, यानी 3 का भाग जा रहा है p स्क्वायर में, तो इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित है। जब p स्क्वायर ही 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, मुझे पूरी आशा है। आगे सॉल्व करेंगे, इसको हमने समीकरण संख्या 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ लिख लेते हैं क्या, यहाँ p बराबर क्या मान लेते, यहाँ p बराबर क्या मान लेते, 3m मान लेते, क्या 3m मान लेते, 3m, ठीक है। अब इस 3m मान लिया है, अब यहाँ जो 3m माना है उसको यानी p का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, क्या p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, p स्क्वायर बराबर कितना है, 3q स्क्वायर है। तो जब p का मान कितना हमने माना, 3m मान लिया अपनी तरफ से, जब 3m यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3m का वर्ग हो जाएगा। और या इधर क्या है, इधर है 3q स्क्वायर है, कितना 3q स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। 3 का वर्ग करेंगे 9m स्क्वायर हो जाएगा, क्या 9m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का क्या 3q स्क्वायर हो जाएगा, क्या 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से सिंपली क्या, अगर हम q स्क्वायर निकालेंगे, क्या q स्क्वायर निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं, यहां से काट लेते, ठीक है, यहां से काट ले, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3m² बराबर कितना आ जाएगा, 3m² बराबर क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, क्या Q² हो जाएगा, ठीक है, Q² हो जाएगा, ठीक है। यहां देखा जाए तो सिंपली क्या ऐसे ही करेंगे, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया Q² बराबर का क्या आ गया, 3m² आ गया, इतनी बात क्लियर। यहां देखेंगे तो Q² यहां पे 3 से विभाजित हो रहा है, क्या Q² यहां पे 3 से विभाजित हो रहा है, यहां लिखा था ऐसे ही हम यहां पे लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या, सिंपली यहां लिखेंगे, यहां क्या, यहां Q² 3 से विभाजित है, तो Q भी 3 से विभाजित लेख पर न जाएं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप अपने आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो तो Q भी 3 से विभाजित होगा, क्या होगा, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी सभी छात्र। तो अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण संख्या पहला मान लिया, इसको मान लेंगे दूसरा, क्या करेंगे, इसको दूसरा समीकरण संख्या मान लेंगे, और इसको क्या, इसको मान लेंगे समीकरण संख्या तीसरा, क्या इसको समीकरण संख्या तीसरा मान लेंगे। अब लिखेंगे यहां समीकरण 2 में जो है क्या है, 2 में P 3 से विभाजित है, तथा समीकरण क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या कह रहा है, समीकरण 3 से ये कह रहा है Q भी 3 से विभाजित है, समीकरण 3 से Q 3 से विभाजित है। जब समीकरण 2 से और 3 से ये बात कर रहा है कि P 3 से विभाजित है, और समीकरण 3 से कह रहा है कि Q 3 से विभाजित है, तो जब ये 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा, इसका एक इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो जाएगा तो लेकिन यहां क्या होगा, यहां जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया तो यहां जो है क्या है, इस तथ्य का विरोध हो रहा है, क्या इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि P और क्या Q सह अभाज्य संख्याएं, क्या P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। यहां क्या हो रहा है, यहां तो कह रहा है कि दोनों का एक ही गुणनखंड है, समीकरण 3 और 2 से हमें प्राप्त हुआ कि P और Q का एक ही गुणनखंड है, यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इस तथ्य का विरोध क्या होता है, इस तथ्य का विरोध हो रहा है, तथ्य का विरोध, विरोध क्या हो रहा है, विरोध ये हो रहा है इस तथ्य का विरोध ये हो रहा है कि अगर हमारी जो यहां पे क्या है, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, लेकिन इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक होता है, ठीक है। और तो ये क्या है, ये विरोध हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए P तथा
Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है? जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो डेफिनेटली ये होगा क्या, ये जो होगी ये √3 एक अपरिमेय संख्या होगी क्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह है कि अपरिमेय संख्या है, यही हमने सिद्ध कर दिया, यही हमने प्रूव्ड कर दिया। तो प्रूव कर दिया तो लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ठीक, तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में आपको जितने बार क्वेश्चन समझाए अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अब आप नोट डाउन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये यहां से नोट डाउन कर लेना। भाषा थोड़ी बड़ी हो गई है, अन्यथा हमने वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और अच्छे से समझे, भाषा को जरूर लिख रहे हैं। तो मुझे आशा है पूरी कि आपको ये सब क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। एक इसमें से ये तो जरूर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संख्याएं बदल जाएंगी लेकिन पैटर्न वही रहने वाला है। √3 की जगह 5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। √3 और √5 इनमें से तो जरूर एक ना एक आने वाला है परीक्षा में। ठीक है, तो जरूर इसको देखना। और सभी क्वेश्चन यानी हमने यहाँ पे करवाई 6 में से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आए और वीडियो हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, तो आपको ऐसे ही निरंतर मिलती रहेगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी सीरीज, यानी हम कर रहे हैं क्या, हाफ ईयरली एग्जाम 2023 पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इससे अगली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी कल। प्रीवियस वीडियो देखनी तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहां से आपको आसानी से वीडियो को देख सकते हो।